है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप प्राकृतिक साधन। हेडिंग डाल लीजिए आप प्राकृतिक साधन। और प्राकृतिक साधन में हम नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, क्या कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? ज्वालामुखी उद्गार, इसको हम कहेंगे वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से हो रहा होगा। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गैसीय पदार्थ बाहर आते हैं। सबसे पहले गैसेस बाहर निकलती है, धूल मिट्टियां निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद तरल पदार्थ बाहर आता है, देन उसके बाद ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसमें ये सीक्वेंस चलता है, सबसे पहले गैस पदार्थ, फिर तरल, फिर ठोस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हमें सोचने को मजबूर करता है, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बनाता है कि गैस क्यों निकल रही है, तरल पदार्थ क्यों निकल रहा है, ठोस क्यों है। ये तो बात समझ में आई कि ठोस है, ये तो समझ में आता है क्योंकि ये घूर्णन कर रही है, हमारी पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन हो रहा है, 365 दिन में 1 वर्ष पूरा कर रहा है। इसका मतलब घूर्णन जो हो रहा है हमारे एक्सिस पर, वो ठोस अवस्था में होगा। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर तरल क्यों हो रहा है या फिर उसमें गैसीय अवस्था क्यों है, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बना देती है। और इसका हम सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इज इट क्लियर? चलिए, तो गैसीय अवस्था किस प्रकार से हो रही है, तरल अवस्था किस प्रकार से है, ठोस तो हम जान ही रहे हैं कि ठोस इस प्रकार से हो रहा होगा। क्लियर? चलिए पहले हम एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैसीय पदार्थ, फिर तरल तथा बाद में ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ये है कि गैसीय पदार्थ कैसे है, यानी कि इसका मतलब हम तरल को डिफाइन कर दें। ठोस तो समझ में आता है, ठोस तो हमारे समझ में दबाव हमने पढ़ा, तापमान हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि वो जो भाग है वो कहीं ना कहीं लोहा या निकिल से बने हैं। क्लियर? यानी वहाँ पर निकिल और फेरस का कॉम्पोजिशन है, लोहा और निकल के कॉम्पोजिशन है, इसलिए वो भाग ठोस है। तो ये ठोस बात तो समझ में आती है, लेकिन वो तरल क्यों हो रहा है, तो हम ये समझ लें, यदि तरल समझ में आ जाएगा तो फिर गैस तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया,
जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास कोई ठोस पदार्थ जैसे गुड़ है, ठीक है, या चीनी है, ठीक है। अब आपने इसको सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले आपने इसको हीट दी, हीट मतलब ऊष्मा आपने इसको दी। अब जैसे आपने इसको हीट या ऊष्मा दी और इसमें आपने ऐड क्या कर दिया, वाटर, यानी इसमें आपने जल इस ऐड कर दिया और जल ऐड करके आपने इसको क्या दी, हीट। जैसे आपने इसको हीट दी तो गुड़ या चीनी का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन अब क्या टूट जाएगा, यानी इसके जो अणु है, इसके जो कण है जो पहले पास थे अब वो ढीले हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर इंक्लूड हो गया, यानी जल इसमें चला गया। जल जाने से अब आप इसको हीट दे रहे हो तो ये जो तत्व होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गैस पार्टिकल इसमें आना शुरू हो जाएगा, यानी ऊष्मा इसमें निहित हो जाएगी। और जब ऊष्मा निहित हो जाएगी तो पदार्थ बाहर अलग अलग हो जाएंगे। और ऊष्मा भी है क्योंकि आपने हीट दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरह से कॉम्पोजिशन बनाएगा। एक तो बनाएगा तरल, तरल के साथ साथ क्या बनाएगा, तरल प्लस गैस, क्योंकि ये कहाँ से निहित हुई, ये आपके ऊष्मा आपने जो दी वहाँ से गैस निहित हुई। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यदि तरल समझ लिया आपने तो गैस ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि गैस 101% फिर इससे आई होगी। क्योंकि जब कोई वस्तु तरल होती है इसका मतलब वो तरल क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, इसका पीछे कारण ये गैस अवस्था है उसके पीछे। क्लियर? जैसे सपोज एक उदाहरण और देखे समझते हैं। जैसे महासागरों में जल है, महासागरों में क्या है, जल। ये बात आपको समझ में आ गई। महासागरों में क्या, जल। जल का क्या होता है, वाष्पीकरण। जल का क्या होता है, वाष्पीकरण। ये क्लियर? वाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है, वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, तो वाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है, सूर्य, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश क्या दे रहा है, ऊष्मा, इट्स मीन्स हीट। ये बात समझ में आ गई। सूर्य का प्रकाश क्या दे रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स हीट दे रहा है। हीट से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। और जब वाष्पीकरण हो रहा है तो जो जल है वो जल किस रूप में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में। इज इट क्लियर? वाष्पीकरण हुआ। देखिए महासागरों का जल है, नंबर 1 महासागरों का जल है। महासागरों का जल क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ये तो आपको समझ में आया। वाष्पीकरण होता है ना, जल का वाष्पीकरण होता है तभी तो वर्षा होती है। तो अब इसको समझना, महासागरों का जल वाष्पीकरण करता है, वाष्पीकृत होता है ना, इवेपोरेशन उसमें आता है। तो इवेपोरेशन आने के लिए कोई ना कोई हीट का माध्यम तो होना चाहिए। हम जाके वहाँ पे बर्नर तो ऑन नहीं करते, महासागरों में जाके करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन हमारा प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य। प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य हीट देता है, राइट। गर्मी में हमें तापमान ऐसा लगता है ना कि हम गर्मी में क्या सूर्य के सामने बैठते हैं, नहीं। सर्दी के साथ, जब सर्दी का समय होता है जब भी हम सूर्य के सामने बैठते हैं, लेकिन जैसी धूप तेज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम वहाँ से उठ के भाग जाते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? तो वाष्पीकरण होने के लिए हमें क्या देना है, हीट। वाष्पीकरण के लिए क्या देना है, हमें हीट। और हीट कहाँ से जनरेट हो रही है, सूर्य के प्रकाश से। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब सूर्य के प्रकाश से जब हीट जनरेट हो रही है और उस जल का वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण होकर वो गैस फॉर्म में तो ही बनेगा, तभी तो हल्के होंगे तत्व। और जब हल्के होंगे तत्व तब वो ऊपर की ओर उड़ेंगे। ऊपर क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि वो कौन सी अवस्था प्राप्त कर रहा है, वो गैसीय अवस्था प्राप्त कर रहा है। क्लियर? अब जब गैसीय अवस्था प्राप्त कर रहा है और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रही है गैस, तो धीरे धीरे क्या ठंडी होगी अब, क्योंकि अब वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं है। अब वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी उन बूंदों में है या उस जल के अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करेगी। और जैसे वो बाहर निकलती है तो बूंदे तरल हो जाएगी, बूंदे वापस तरल हो जाएगी। क्योंकि गैसीय अवस्था से क्या होगा, वह गैस जब बाहर निकलेगी उन पदार्थ में से, यानी वो पदार्थ क्या है, जल। अब जल में से जब गैस बाहर निकल रही है तो गैस वापस कैसे हो गया, तरल।
जो तरल पहले यहाँ था, महासागरों में था। अब जैसे जैसे तापमान कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है तो गैस बाहर निकल रही है, गैस बाहर निकल रही है, तो तत्व जो है यानी जो जल हमारा है, जो तरल है, उसका ऑलरेडी तापमान गिरता जा रहा है। अब जब तापमान गिरता जाएगा तो दो कंडीशन होगी, या तो वह तरल बना रहेगा या फिर वो कैसा हो जाएगा, पुनः ठोस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे समझना, हमारे यहाँ वर्षा होती है, इज इट क्लियर? वर्षा दो तरह से होती है, या तो होती है तरल फॉर्म में या होती है ठोस फॉर्म में। अब आप बोलेंगे सर तरल कैसे, तो बूंदाबांदी के रूप में होती है, जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो बूंदों के रूप में गिर रहा है, ठीक है, और सैलाब आ रहा है, जल ही जल हो रहा है, बाढ़ आ जाती है, तो किस रूप में होगी, तरल फॉर्म में होगी। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ठोस कैसे होती होगी, तो आप सुनते हैं ना ओलावृष्टि, सुनते हैं आप, ओलावृष्टि हो रही है सर, आप कहते हैं ना कि सर बाहर ओले गिर रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है, बूंदों के रूप में वर्षा ना होकर ओलों के रूप में वर्षा हो रही है, यानी बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं जो कंडेंसेशन कर लिया, जिन्होंने कॉम्पोजिशन बना लिया, वो धीरे धीरे नीचे गिर रही है, इट्स मीन्स ओलावृष्टि हो रही है। इट्स मीन्स क्या हो गया, वो ठोस रूप में गिर रही है। और तरल में भी हो रही है, क्योंकि आप बोलते हैं सर बूंदाबांदी हो रही है, सड़क पर पानी बह रहा है बाहर। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये आपको पूरा मैंने समझा दिया कि ऐसा प्रोसीजर क्यों हो रहा है, गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, ठोस अवस्था क्यों आ रही है, ऐसा कॉम्पोजिशन क्यों बन रहा है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। क्लियर हो गया मैटर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो मैटर मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, फर्स्ट लाइन में हमने कहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैसीय पदार्थ, फिर तरल पदार्थ और फिर बाद में ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं या निःसृत होते हैं, है ना, बाहर निकलते हैं। निःसृत भी लिख सकते हैं, निःसृत होते हैं या प्राप्त होते हैं। अब देखिए समझना, ठोस का तो आपको समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना कर रहे हैं, रचना पढ़कर आए थे कल वाली क्लास में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वह भाग कैसा है, ठोस है, ये तो क्लियर है, यानी ये मैटर हमारे लिए 100% है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम तरल को समझ ले, तरल समझ लिया तो गैसीय अवस्था समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए तरल को समझने के लिए हम पॉइंट लिख रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक दुर्बलता मंडल एक दुर्बलता मंडल 100 से 400 किलोमीटर गहराई पर प्राप्त होता है, गहराई पर प्राप्त होता है जहां से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया मैटर? यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक दुर्बलता मंडल, जिसको हमने नाम दिया था एस्थोनोस्फीयर, याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, एस्थोनोस्फीयर, जो कि ये कैसा होता है, चिपचिपा रूप में होता है, गहराई पर प्राप्त होता है जहां से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि दुर्बलता मंडल जो है, जो हम ये पढ़कर आए थे लास्ट क्लास में कि ये चिपचिपा होता है, ये विस्केसियस फॉर्म में होता है, तो ये हो क्यों रहा है? यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है तो फिर ये हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण बता रहे हैं, तो आप वहां तरल वाले पे पहुंच जाओगे। देखिए
दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है इसलिए ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। चिपचिपा होने का कारण, चिपचिपे को हम तरल भी लिख सकते हैं। क्लियर। और ये चिपचिपा क्यों है और चिपचिपा होने के साथ ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो चिपचिपा इसलिए क्योंकि तरल है। क्लियर है। चिपचिपा क्यों है? क्योंकि ये हम इसको तरल मान रहे हैं, ना तो ये प्योरली तरल है ना, ये समझ लीजिए, ना तो ये प्योरली तरल है ना प्योरली ठोस है। लेकिन एक ऐसा इसमें माध्यम आ रहा है कि इसमें गैस है। इसमें क्या है? गैस है। ना तो ठोस है प्रॉपर, ना तो ठोस है, ना प्रॉपर लिक्विड है, लेकिन इसमें कोई ना कोई गैसीय पदार्थ इंक्लूड है, इसलिए कैसा है? चिपचिपा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा बहुत तरल होगा, हम तरल लिख लेते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टूड है चिपचिपे का मतलब क्या है कि ना तो प्योरली ये लिक्विड फॉर्म में है और ना ही प्योरली ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इसमें गैस इंक्लूड है, और गैस इंक्लूड है इसका मतलब ये चिपचिपे फॉर्म में है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए आगे हम लिख रहे हैं कि दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है इसलिए ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। चिपचिपा यानी तरल, ये क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? तो चिपचिपा होने के कारण चिपचिपा होने के कारण या तरल होने का कारण क्या है? बात ये समझ लीजिए, पृथ्वी में जब कहीं दरारें उत्पन्न होती हैं, दरारें उत्पन्न होती हैं तो चट्टानों का गलनांक बिंदु प्राप्त हो जाता है और चट्टानें गलना प्रारंभ करती है, और चट्टानें गलना प्रारंभ होती है। यहीं से इस चिपचिपे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये लीजिए, पूरा मैंने आपको 3 पॉइंटों में समझा दिया कि फिर ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, है ना। ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, ये 3 पॉइंटों में मैंने आपको समझा दिया कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस पदार्थ बाहर निकलता है। तो सबसे पहले गैस पदार्थ क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि वो तरल पदार्थ को ऊपर की ओर लेके आता है। जो भी तरल पदार्थ होगा उसको कहाँ लेकर आएगा? ऊपर की ओर लेकर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा पदार्थ निकलेगा? गैस। या बात समझ में आ गई। फिर बाद में क्या निकला? ठोस। तो ठोस तो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग हम ठोस मान रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही दबाव और तापमान की जब चर्चा हमने की थी और उल्काओं से हमने उसको रिलेशन किया था, घनत्व को रिलेशन किया था, तो हम तो वहाँ पढ़कर आ चुके हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कि है लोहे और निकल से बना होगा। लेकिन बात हो रही थी वो क्रोड की। वो बात किसकी थी? क्रोड की, है ना। तो क्रोड वाले भाग में तो हम मान सकते हैं कि वो भाग ठोस है और होगा, ये तो हम पहले से मान रहे थे। अब आगे की बात ये थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में एक दुर्बलता मंडल, एक एस्ट्रोनोस्फीयर लेयर पाई जाती है, जो कि ये बताती है कि वहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हैं या वहीं से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हो रही है। इज इट क्लियर? दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है, विस्केसियस होता है, बट क्यों?
प्रश्न ये है क्यों होता है? तो दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है क्यों? अब देखिए आगे कहता है दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है इसलिए ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क है कि चिपचिपा क्यों होता है? तो कारण, चिपचिपा या तरल होने का कारण पृथ्वी में जब कहीं दरारें उत्पन्न होती है ना, क्रैक्स आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया हो रही है ना। और एक और चीज है आपको ध्यान हो, भूकंप, तो दरारें उत्पन्न होती है, क्रैक्स आते हैं, आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है, ठीक है ना। तो जब कहीं दरारें उत्पन्न होती हैं चट्टानों का गलनांक प्राप्त हो जाता है। देखिए क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर आगाह कर रहा हूं मैं, आपका यहाँ ध्यान रखना है कि जब दरारें उत्पन्न होती हैं तो चट्टानों का गलनांक बिंदु, चट्टानों का जो गलनांक बिंदु है या चट्टानों का जो गलनांक है वो प्राप्त हो जाता है। जबकि हमने दबाव में और तापमान में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था दबाव अधिक होने के कारण जो आंतरिक चट्टानें हैं उनका गलनांक बिंदु अधिक हो जाता है, इसलिए तापमान वहां बढ़ने की बजाय घट जाता है। याद है आपको? तो अब क्या हुआ, ये क्रैक्स हुए, ये दरारें उत्पन्न हुई, पृथ्वी के ऊपरी भाग में दरारें उत्पन्न हुई और दरारें उत्पन्न होने से क्या हो गया, जो चट्टानें थी वो क्रैक्स हो गए, चट्टानों में क्या हो गए, क्रैक्स हो गए। अब चट्टानों में क्रैक हो गया इसका मतलब उसका जो भार था वो घट गया, और भार घट गया तो तापमान बढ़ गया। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यूं समझ लीजिए कि ये कोई चट्टान है, मान लेते हैं सपोज ये चट्टान है। अब इस चट्टान में क्रैक आ गए, है ना, इसका ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। अब मान लीजिए इसका भार था 100 kg, इसका भाग कितना था 100 kg। अब ये दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया, इसका मतलब 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। अब 50-50 50-50% हो गया, इसका मतलब क्या है, दो पार्टीशन हो गए, इसका भार हो गया कम। अब जब इसका भार कम हो गया तो फिर तापमान जो भी होगा उस रीजन में, उस पर्टिकुलर भाग में जो भी तापमान होगा वो इसको धीरे धीरे गलाना शुरू कर देगा, इस भाग को, इन दोनों भाग को अपने अपने स्तर पर गलाना शुरू कर देगा। क्योंकि पहले तो वो कितना था, 100 ही था, पहले 100 kg था इस पदार्थ का भाग, लेकिन अब क्रैक आने से क्या हो गया, एक भाग अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया। तो एक 50 kg का पार्ट अलग हो गया, एक 50 kg का पार्ट अलग हो गया। अब जब पार्ट दोनों अलग अलग हो गए इसका मतलब वो खंडन हो गया, उनमें डिफ्यूजन आ गया, वो टूट गया, और टूट गया तो इसका मतलब उसमें तापमान अब बढ़ जाएगा और धीरे धीरे उसको क्या कर देगा, गलनांक प्राप्त हो जाएगा और चट्टानें गलना प्रारंभ होती है। यहीं से इस चिपचिपे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। कोई डाउट? मेरे हिसाब से शायद इन 3 लाइनों में मैंने सारी बात आपको समझा दी कि ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ज्वालामुखी में सबसे पहले गैस क्यों आ रही है, फिर तरल क्यों हो रहा है और ठोस पदार्थ क्यों आ रहे हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, आप इसको कॉपी कर लें। क्लियर हो गया? ध्यान आ गया आपको? अब एक चीज और लिख लीजिए कि दुर्बलता मंडल को हम मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। इस दुर्बलता मंडल को हम क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा। मैग्मा चैम्बर का मतलब क्या हो गया कि यहीं से ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है। क्लियर हो गया? समझा दिया मैंने आपको कि ज्वालामुखी
ये बात सिद्ध करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैसीय पदार्थ भी होगा, तरल पदार्थ भी होगा और ठोस पदार्थ भी होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लेयर बाय लेयर फॉर्म में है और हम कोई एक ही पार्ट मान रहे हैं कि वो तरल होता होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग एक दुर्बलता मंडल गहराई पर प्राप्त होता है जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। दुर्बलता मंडल चिपचिपा होता है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि कितने किलोमीटर की गहराई में दुर्बलता मंडल मिलता है, एस्ट्रोनोस्फीयर की जो लेयर है वो कितने किलोमीटर में मिलती है, तो 100 से 400 किलोमीटर के बीच ही मिलती है, राइट। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो गहराई है वो पृथ्वी गहराई 6371 किलोमीटर है, तो उसके कंपैरिजन में तो 600 से 400 किलोमीटर है। इसका मतलब तो बहुत ऊपर ही मिलता होगा और काफ़ी ऊपर मिलता है, इसका मतलब फिर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होना तो स्वाभाविक बात है। और दूसरा, दरारें हो रही हैं तो उन दरारों के माध्यम से तरल पदार्थ बाहर निकल जाता होगा। पहले गैस बाहर, और जो गैस पदार्थ है वो तरल पदार्थ को लेकर आता होगा और तरल पदार्थ जो है वो उसके आसपास में जितने भी ठोस पदार्थ है वो उनको लेके आ जाते होंगे। और इसीलिए ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले गैसीय पदार्थ, फिर उसके बाद तरल पदार्थ और फिर उसके बाद ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं या निश्रित होते हैं। समझ में आ गया? मैं समझता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई। तो ज्वालामुखी का जब कभी आप चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप सामने से प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए ज्वालामुखी में सबसे पहले गैस, तरल और ठोस सबसे पहले क्या आता है, जमाइए, यानी इसको क्रम से जमाइए कि ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, गैस, तरल या ठोस। गैस क्यों, वाई रीजन, तरल क्यों, वाई रीजन, और ठोस ही क्यों, वाई रीजन। तो इस 3 लाइनों में मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, आप कर लिया होगा नोट। अब हम बात करते हैं उल्काओं की, ठीक है। उल्काओं पे हम बात करते हैं कि उल्काएं जो होती हैं वो उल्काएं क्या होती हैं और वो किस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें जानकारी देती है। हालांकि हमने पढ़ लिया है ना उल्काओं को, यदि हम ना भी पढ़ें तो हमने घनत्व वाले टॉपिक में उल्काओं को डिस्क्राइब किया था, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, 1 या 2 लाइन में बता देते हैं आपको कि हम उल्काओं की जो बात करना चाह रहे हैं कि उल्काएं किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए एक स्रोत का काम करती है, और वह भी प्राकृतिक स्रोत। वहाँ तुलना की थी हमने, वहाँ हमने क्या की थी, तुलना करके देखा था कि क्या ये घनत्व को, यहाँ जो घनत्व बढ़ रहा है क्या वो रीज़न सही है, क्या घनत्व क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है घनत्व बढ़ने का, उसमें तो हमने वो पढ़ा था। तो नो डाउट हम एक बार उल्काओं के बारे में 1 या 2 लाइन में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी उल्काओं की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो भी उल्काओं की उत्पत्ति तभी हुई थी जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। हमारे ग्रहों का जब निर्माण हो रहा था जब भी उल्काओं की उत्पत्ति, आप नोट करते जाइएगा, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट करते जाइएगा साथ ही साथ में, क्योंकि होता क्या है, हम कला के विद्यार्थी होते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा मैटर लिख नहीं सकते। तो जो मेन चीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है हम वो लिख देते हैं। तो मोस्टली जो हम अपना कला के विद्यार्थी होते हैं, आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए व्याख्यान चलता है, लेक्चर मेथड चलता है, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफी अपना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डायग्राम के माध्यम से किसी चीज़ को समझा सकते हैं। अब डायग्राम हम यूज़ में लेना शुरू करेंगे, अब डायग्राम आने वाले हैं तो आप डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसमें स्वेस महोदय का मत, एक पढ़ेंगे हम वांडरग्राट का मत, एक पढ़ेंगे हम न्यू एविडेंस, तो डायग्राम आपके आएंगे और आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। यदि आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, आपने कॉलेज स्तर पर भूगोल विषय लिया हुआ है और आप आगे चलकर ज्योग्राफी में अपना कैरियर बनाते हैं, एमए आप ज्योग्राफी से करते हैं, देन उसके बाद आप नेट क्वालिफाई होते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं और एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर आप किसी कॉलेज में अपॉइंट होते हैं,
चाहे प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू आप होते हैं, या फिर आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, या गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, तो ज्योग्राफी विषय को आप बिना चित्रों के माध्यम से नहीं समझा सकते, क्योंकि ज्योग्राफी विषय है जो है वो चित्रों के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो डायग्राम ही डायग्राम आएंगे। अभी जैसे हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित हमने डायग्राम से पढ़ा, तो यदि मैं डायग्राम नहीं बनाता तो आपको समझ नहीं आता। क्लियर। भारत का भूगोल है, जैसे भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़िए, एवरीथिंग, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ भी, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ भी आप पढ़े, आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए यूएसए का एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, यूएसए का एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो यूएसए का मैप आपको आना चाहिए। इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया का मैप। यूरोप का एग्रीकल्चर, तो यूरोप का मैप। अफ्रीका का पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका का। जरूरी नहीं है आप एज इट इज बनाएं, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि आप एज इट इज नहीं बनाएं, एज इट इज बनाएं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश करते रहिए। कोई सा भी डायग्राम है, कोई सा भी चित्र है, मैप है, विशेषकर मैप की हम बात करें तो आप मैप बनाइए, है ना, मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आएगा, है ना, एकदम से कोई भी सीख कर नहीं आता। मेरे पास ज्योग्राफी विषय है, आपके पास ज्योग्राफी विषय है, तो जरूरी नहीं है कि आप सीख कर आए हो, लेकिन कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आएगा। जैसे अब इंडिया का मैप बनाना है आपको, तो आप इंडिया का मैप आप इतना बना दीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ साहब ये इंडिया ही है, कि जो आपने बनाया है वो इंडिया ही होगा, ठीक है। आप इतना उसको बना के बता दीजिए कि साहब ये इंडिया ही है। ये देखिए काफी हद तक हमें समझ में आ जाए कि इंडिया वाला ही पार्ट है, ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है। इस तरह से अब आपको इसमें कुछ समझाना हो, जैसे आपको राजस्थान दिखाना हो तो आप यहाँ राजस्थान दिखा सकते हैं, आपको गुजरात दिखाना हो तो यहाँ गुजरात दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र दिखाना हो तो आप यहाँ महाराष्ट्र दिखा सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताइए यूपी कहाँ है, जनसंख्या में सर्वाधिक जो हमारा राज्य है वो यूपी है, तो यूपी कहाँ है, तो यूपी यहाँ है। पूछे बिहार कहाँ है, बिहार यहाँ है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है केरल का है, तो केरल यहाँ है। अभी आपने नाम सुना होगा, अभी एक चक्रवात आ रहा है, उसका नाम है निवार। अब निवार जो है वो मोस्टली कहाँ पर, तमिलनाडु वाले राज्य में, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया, ये एमपी मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, ये झारखंड हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसको मैप बना के, चाहे वो इंडिया का हो, यूएसए का हो, तो हम उसको बता सकें। क्लियर। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात हुई, लेकिन है ज्योग्राफी की, तो आपको मैप आना चाहिए बनाना। एक्यूरेट, देखिए पढ़ते वक्त हम उस चीज़ को एक्यूरेट नहीं बना सकते, और दूसरा हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है जिससे हम एक्यूरेट बनाएं, लेकिन जो उसकी तस्वीर है उसका लगभग 70-80% तो बनना ही चाहिए। कोशिश करना है कि जैसे इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप जो है उसका कम से कम 70-80% तो आप टच करो, ठीक है। कोई सा भी मैप आप बना रहे हो, वर्ल्ड का कोई मैप बनाते हो, तो वो टच हो इतना, है ना, लगे आपको कि हाँ हम क्या बना रहे हैं, कि कोई ना कोई हमने मैप बनाया। अब जैसे आपको अफ्रीका का मैप बनाना है, ठीक है, तो अफ्रीका का मैप आप इस तरह से बना सकते हैं। ये कुछ हद तक आपको पता चल जाए कि भाई ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। क्योंकि आप अफ्रीका के मैप को देखो तो हूबहू आपको इस तरह से नजर आएगा। जैसे यहाँ ये पूरा का पूरा भाग सहारा मरुस्थल है, सहारा, यहाँ पर विक्टोरिया झील है, और यहीं से नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो आप बना सकें, बता सकें कि यहाँ से एक रिवर आती नाइजर, ये गिनी की खाड़ी, तो आप बता सकें मैप बना के, सही लोकेशन उसकी काफ़ी हद तक पता चल जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे उल्काओं की। ठीक है, उल्काओं की हम बात कर रहे थे। उल्काओं से हम कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस। उल्काओं से हम कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस है। देखिए आपको ये तो पता चला, बता दिया मैंने कि उल्काओं का निर्माण कैसे हुआ, उल्काएं पृथ्वी तक कैसे पहुंचती, क्यों पहुंचती, ये तो आपको सब पता है। क्योंकि हाँ, नंबर 1 देखो ऐसे लिख लेते हैं, ए पॉइंट डाल के लिखिए कि उल्काओं का निर्माण भी निकिल व लोहे से हुआ है, निकिल व लोहे तत्व से हुआ है। ठीक है, उल्काओं का निर्माण भी निकिल व लोहे के तत्व से हुआ है, इसलिए पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ये तो आपको बात समझ में आ गई। बी पॉइंट देखिए, उल्काओं में एक चीज और देखी गई, उल्काओं में एक चीज और देखी गई, वो क्या थी, उल्काओं के निर्माण में या उस पर जब रिसर्च किया गया है ना, तो उल्काओं के निर्माण में सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं। क्लियर। और अभी हम पढ़कर आए थे, लास्ट सेशन में हमारी जो क्लासेस थी उसमें हम पढ़कर आए थे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में भी सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं। मैटर क्लियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है इस प्रकार से। और उल्काओं के निर्माण में भी क्या पाए जाते हैं, सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जब ग्रहों का निर्माण हो रहा होगा, ग्रहों के निर्माण के समय उल्काएं भी सौर मंडल के पदार्थ से निर्मित हुई होगी। क्लियर। तो जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो ग्रहों का निर्माण कहां से हुआ, हमारे सूर्य से। इज इट क्लियर। यानी सौर मंडल का अंग है हमारे जितने भी ग्रह, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सौर मंडल का निर्माण हुआ है, अन्य सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से उल्काओं का निर्माण भी हुआ होगा। क्योंकि उल्काओं के आंतरिक भाग में जो निकिल और लोहे के पदार्थ मिले हैं, तत्व पाए गए, वो हमारी पृथ्वी में भी पाए गए हैं। और उल्काओं का निर्माण के समय उसमें सकेंद्रीय वलय पाए गए, जो कि हमारी पृथ्वी में भी हूबहू उसी तरह से सकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग, हमारी पृथ्वी का और उल्काओं का जो आंतरिक भाग है वो लगभग सेम है, और इसीलिए वह उल्काएं पृथ्वी तक आकर्षित होती है। कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे और हमारे अंतिम बिंदु की तरफ हम चल रहे हैं, जो हमने सोर्स बनाए थे लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा था सोर्स में कि लास्ट हम पढ़ेंगे सिस्मोलॉजी के बारे में। और सिस्मोलॉजी जो है ये काफ़ी हद तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें लगभग या यूँ कह लीजिए कि 95% जानकारी सही दे देती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या गैस फॉर्म से है, क्या तरल फॉर्म से है, या फिर ये लिक्विड फॉर्म से या सॉलिड फॉर्म से है। ठीक है, तो हम डालेंगे सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान।
सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। अंतिम टॉपिक, उसके बाद हम एविडेंस पाना शुरू करेंगे। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, ज्योग्राफर्स ने अपने अपने मत दिए हैं, तो उस पर हम आना शुरू होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। ठीक है, देखिए सिस्मोलॉजी जो होता है, भूकंप विज्ञान जो होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में चलने वाली जो लहरें होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में वेव कहते हैं, ये उनका अध्ययन करता है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। जो भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी है, इसका एक ग्राफ होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये नाम आपने सुना होगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, एक नाम सुना होगा आपने, रिक्टर पैमाना। ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। रिक्टर पैमाना, सिस्मोग्राफ, ये संबंध होता है भूकंप से। ध्यान है, भूकंप जब आते हैं उस समय सिस्मोग्राफ काम करता है, रिक्टर पैमाना काम करता है। क्लियर? तो भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान का मतलब ये है कि जब भी पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंप की एक्टिविटी होती है, भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है, तो ये दोनों काम आते हैं, सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाना, जिसका अध्ययन कौन करता है? सिस्मोलॉजी करती है, भूकंप विज्ञान करता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो भूकंप आते हैं, या पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो वेव चल रही हैं, जो लहरें चल रही हैं, वो लहरें कौन कौन सी प्रकार की है और वो किस प्रकार के तत्वों से होकर गुजरती है। यदि हम ये जान लें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का होगा, वो हमारे समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें चलती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से दो प्रकार की लहरें चलती है या वेव चलती है। सबसे पहली वेव जो आती है उसका नाम है पी वेव। सबसे पहले जो वेव चलती है उसका नाम क्या है? पी वेव। ठीक है, और पी वेव की देखिए खास बात क्या है। पी वेव जो चलती है, देखिए ये ठोस, तरल व गैस, ठीक है, ये ठोस तरल व गैसीय तीनों पदार्थों से गुजर सकती है या गुजरती है। ठीक है, ठोस तरल व गैसीय तीनों पदार्थों से गुजरती है। ठीक है, दूसरा, इस तरंग को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। प्राथमिक इस तरंग को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तरल पदार्थ में ये तरंग सीधी ना चलकर वक्राकार या घुमावदार पथ का अनुसरण करती है। क्लियर? कि तरल पदार्थ में तरंगे सीधी ना चलकर वक्राकार या घुमावदार पथ का अनुसरण करती है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात, ऐसे समझना इसको कि मान लीजिए तरंगे चल रही हैं। ठीक है, ये तरंग चल रही है, कोई तरंग है, ये चल रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भाग ऐसा है जो तरल आ गया, कोई भाग ऐसा जो तरल आ गया। अब ये इसमें से गुजर तो जाएगी, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि मैंने बात लिख चुका हूं पहले कि पी वेव जो है ये ठोस से भी चलती है, तरल से भी चलती है और गैस से भी चलती है। यानी चलेगी तो तीनों से, लेकिन तरंग जो चल रही है ये पी वेव जैसे तरल से गुजरती है तो इनका मार्ग थोड़ा वक्राकार है, यानी घूम घूम के चलती है, थोड़ा इस तरह से चलेगी, ये बाहर निकलेगी।
ठीक है, मान लीजिए आगे चली और फिर वापस ठोस पदार्थ आ गया तो वापस तरंगे कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ये ऐसे सीधी चलने लगे। लेकिन फिर वापस तरल पदार्थ आ गया तो फिर ये घूम घूम के चल रहे, ये वक्राकार मार्ग हो जाएगा या इसका घुमावदार मार्ग होगा। समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो पी वेव तरल पदार्थ से भी गुजरती है और गैसीय पदार्थ से भी गुजरती है और ठोस पदार्थ से गुजरती है। इसका मतलब ठोस से गुजरती है, ये तो हम पहले भी मान रहे थे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा, ठोस, पर चूंकि तरल से भी गुजर रही है तो तरल से गुजर रही है, भले ये घुमावदार मार्ग में चल रही हो या इनका मार्ग वक्राकार हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन टाइप में चल रही हो, लेकिन ये प्रमाणिकता हमें दे रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कहीं ना कहीं तरल भी होगा, कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा। ये जो है प्रमाणित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए, पी वेव की बात कर रहे हैं। स्पीड लिख लीजिए, स्पीड 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। दूसरा, इसे धक्के की तरंगे कहते हैं, यानी धक्का, पुश वेव है ना, धक्के की तरंगे, ये इन्हें पुश वेव भी कहते हैं, पुश वेव भी कहते हैं। और एक नाम इनका साउंड वेव भी है, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। जिस तरह से ध्वनि तरंगे होती हैं उस तरह चलती है। तो बात हम कर रहे हैं पी वेव की। तो पी वेव में पहली बात तो ये कि ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजरती है। तरल पदार्थ में ये तरंगे सीधी ना चलकर वक्राकार, मतलब चल तो रही है, ये तो कंफर्म है। स्पीड 8 से 10 किलोमीटर रहती है। धक्के की तरंगे इन्हें कहते हैं, पुश वेव भी कहते हैं और इन्हें साउंड वेव भी कहते हैं। बाकी की जानकारी जब हम अर्थक्वेक वाला अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेकंड हम बात करते हैं एस तरंग। एक तो पी वेव हो गया, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एस तरंग। इसके बाद जो तरंगे होगी उसको हम बोलेंगे एस तरंग, एस वेव। ठीक है, यहां लिख लेते हैं एस वेव। क्लियर? अब देखिए एस वेव में क्या लिखना है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। तरल माध्यम आने पर ठीक है, तरल माध्यम आने पर ये जो तरंगे होती हैं ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। तरल माध्यम आने पर यह तरंगे मार्ग परिवर्तित कर लेती है, मार्ग परिवर्तित कर लेती है। इज इट क्लियर? तो ये तरंग जो होती है वो ठोस माध्यम से तो गुजर जाती है, परंतु जैसे तरल अवस्था आती है तो ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, गति फिर नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये पी वेव जो थी ये सीधी ना चलकर वक्रा मार्ग का अनुसरण कर रही थी, यानी तरल पदार्थ में ये घूम घूम के चल रही थी, या वक्राकार इनका मार्ग था या घुमावदार मार्ग था। लेकिन एस तरंग की खास बात क्या है कि ये ठोस से चलती है केवल,
इसकी खास बात क्या है, ये केवल ठोस से चलती है और तरल माध्यम में आने के बाद तो ये क्या करती है, ये मार्ग को ही परिवर्तित कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ लो आप, जैसे ये हमारी पृथ्वी का एक भारी पृष्ठ है जिसको हमने भूपृष्ठ नाम दिया है और ये इसका आंतरिक भाग है। अब मान लीजिए तरल है, मान लेते हैं ये तरल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम वेव निकालते हैं, जैसे मान लीजिए वेव चल रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वेव चल रही है। अब देखिए ये तरल है, ठीक है, और भारी भाग मान लेते हैं ठोस है, यानी कि तरल में भी चल रही है और ठोस में चल रही है। इसका मतलब ये कौन सी तरंगे होगी, पी। क्लियर। अब देखिए मैंने डॉट डॉट में बना दिया, एक मैंने डॉट डॉट में बना दी, देख रहे हैं आप, ये डॉट डॉट में मैंने बना दिया। अब डॉट डॉट से मैंने जो तरंगे बनाई है ना, ये बनाई है मैंने एस तरंगे। कौन सी बनाई है, एस। अब एस जो होती ना, वो जैसे जैसे तरंगे चल रही है और जैसे तरंगों को लगा कि भाई तरल पदार्थ आया तो वो डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि क्या करेगी, देखिए अब इसमें समझना, वो तो पी का समझ में आ गया आपको। अब मैं देखिए यहां पर एक डायग्राम और बनाता हूं। देखिए इसी तरह का डायग्राम बनाता हूं। ये बाहरी पृष्ठ हो गया, ये आंतरिक पृष्ठ हो गया, ये हमने लिख दिया तरल, और यहां से डॉट डॉट में ये चल रही है एस तरंगे, ठीक है, ये डॉट डॉट में चल रही है एस तरंग। अब देखिए एस तरंग जैसे यहां से गुजरी और इसको लगा कि तरल पदार्थ आ गया तो ये अपना मार्ग का अनुसरण बदल देगी, ये भाग से हट जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी बाहर और फिर ये आगे से निकलना चाहिए, ये आगे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। मतलब तरल भाग में एस तरंग चलती ही नहीं है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेगी। इट्स मीन्स यहाँ लिखेंगे एस तरंग जो होती है ये तरल भाग में चलती ही नहीं है, जबकि पी वाली जो है वो ठोस से गुजरेगी, ठीक है, ठोस से गुजरती है और तरल में क्या करती है, अपने मार्ग में ही परावर्तित हो जाती है। ऐसे देखिए ये वक्राकार, यानी कि घूम घूम के चलेगी। कौन सी, पी, यानी कौन से मार्ग का अनुसरण करेगी, वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती है। बात समझ में आ गई। एस तरल में नहीं चलती, केवल ठोस में चलती है। बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट। पी वेव जो होती है ये भूकंप के समय सबसे पहले पी वेव जनरेट होती है, और भूतल पर भी या भूपृष्ठ पर भी या क्रस्ट पे भी सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचती है, तो पी वेव पहुंचती है, ठीक है। अब एस वेव, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, तरल माध्यम जाने पर तरंगे मार्ग परिवर्तित कर लेती है। नेक्स्ट एस में लिख रहे हैं गति कम होती है, गति कम होती है केवल 3 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। गति कम होती है और इन्हें लाइट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट वेव या प्रकाश तरंग कहते हैं। पहले वाली साउंड वेव थी, ध्यान रखिएगा, और ये कैसी है, लाइट वेव, प्रकाश तरंग है। ये पी वेव के बाद यह तरंगे, यह तरंगे पी वेव के बाद, यह तरंगे पी वेव के बाद जनरेट होती हैं, या यूं कह लीजिए ये तरंगे पी वेव के बाद धरातल पे पहुंचती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एस वेव, यानी कि पी वेव हमने कंप्लीट कर ली और एस वेव भी हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट यहीं लिख देते हैं एल वेव। अब देखिए एल वेव का जो संबंध है, एल वेव का जो संबंध है वो आंतरिक भाग से नहीं है ना, तो ऐसे लिखेंगे पी एल तरंगे या एल वेव जो है ये धरातली भाग पर चलती है,
धरातली कह दीजिए या भूपृष्ठ कह सकते हैं, या हमने एक नाम और लिख दिया क्रस्ट। धरातलीय भूपृष्ठ या क्रस्ट पर चलती है। क्लियर? स्पीड कम होती है, स्पीड सबसे कम होती है 3 किलोमीटर लगभग, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हानि यही पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा भूकंप से हानि, भूकंप से हानि इन्हीं तरंगों से होती है, इन्हीं तरंगों से होती है। स्पीड कम, ठीक है, स्पीड कम होने के कारण भूकंप से हानि इन्हीं तरंगों सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इन्हें लॉन्ग वेव या सरफेस वेव भी कहते हैं, क्योंकि धरातल पे चल रही इसलिए सरफेस वेव नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों एविडेंस कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों एविडेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि जो सिस्मोलॉजी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी देती है, मीटेओराइट्स होते हैं वो किस प्रकार से जानकारी देते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, वो किस प्रकार से जानकारी हमें देता है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे स्रोत थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। यदि प्रश्न पूछता है आपसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, तो आपको शुरुआत वहीं से करनी है जहाँ से हमारी इस क्लास की शुरुआत हुई थी, और फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंगल प्रश्न भी आ सकता है, छोटा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अप्राकृतिक स्रोत कौन से है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए, तो आपको केवल 3 के बारे में बताना है। पूछता है कि इसका वर्णन कीजिए, तो आप तीनों का वर्णन करें केवल। यदि आपसे पूछता है कि प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो प्राकृतिक स्रोत में आपको वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार नंबर 1, नंबर 2 क्या हो गया, उल्काएं, नंबर 3 क्या हो गया, सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। तो इन तीनों के बारे में बताना है। जब कंप्लीट ये पूरी संरचना की बात करता है तो आपको कंप्लीट पूरा बताना पड़ेगा। आगे इसका मैटर और है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हमने ये पूरा का पूरा जान लिया कि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत थे उसमें किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैस, तरल और ठोस की बात कही गई। इससे पहले वाली क्लास में हमने दबाव और तापमान पर चर्चा की थी, और इससे पहले हमने घनत्व के बारे में चर्चा की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से हमने इन क्लास को कंप्लीट किया है। आगे की क्लास में हम जो इसका आगे का मैटर है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।